This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know this is the crash and revision course of batch Purusharth, chapter number 5, laws of motion, and you know this is the lecture number 3rd. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. Question number 26. ध्यान दीजिएगा. A boy of mass M stands on one end of a wooden plank of length L and mass M. देखो ये वुडन प्लैंक है, इसका लेंथ कितना है L, इसकी मास कितना है बेटा कैपिटल M. ठीक है. एक बॉय जो है यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है. द प्लैंक इज फ्लोटिंग ऑन वाटर. इफ द बॉय वॉक्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर, देखो ये वॉक करते हुए इधर से इधर जा रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड, the resulting displacement of the plank is what? Very 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 important question. ठीक है. Yes. सपोज करो बॉय जो है उसकी स्पीड स्मॉल v है, ठीक है, और प्लैंक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड द कैपिटल v. ठीक है. Yes. तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, you know, I can write here by conservation of momentum. You know, M into V minus capital M plus small m into V is equal to 0. ये माइनस क्यों किया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में. Yes. देखो पहले मैंने ऑब्जेक्ट बॉय के लिए किया तो M into V, फिर बॉय प्लस प्लैंक का किया तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V इक्वल टू 0. तो यू नो स्मॉल mv इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V. सो यू कैन से दैट कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. यस और नो? Yes. Distance covered is directly proportional to the speed. Distance covered is directly proportional to the speed. जितनी स्पीड ज्यादा रहेगी उतना डिस्टेंस कवर्ड करेगा. तो इसका मतलब है कि L डैश अपॉन L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V डैश अपॉन V. या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L डैश अपॉन L इज इक्वल टू V अपॉन V, कैपिटल V अपॉन स्मॉल v. तो इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट बताइए प्लैंक का. तो L डैश इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सो योर आंसर शुड बी स्मॉल ml अपॉन M प्लस m. दैट इज द C नंबर. यस और नो? M plus हाँ. A person is standing and in elevator. In which situation he finds his weight less? अगर वो एलिवेटर में खड़ा है तो क्या सिचुएशन होगा जब उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. Yes. फर्स्ट नंबर कह रहा है व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन. भाई इसमें तो उसका वेट बढ़ जाएगा, याद है G प्लस A हो जाता है. When the elevator moves down with a constant acceleration, इसका मतलब ये वाला पार्ट होना चाहिए B नंबर. C नंबर भी पढ़ लेते हैं. When the elevator moves upward with a uniform velocity, no. When the elevator moves downward with a uniform velocity, no. तो when the elevator moves down, then you know weight W is equal to क्या होता है? M into G minus A. हाँ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेट जो है वो mg से क्या हो गया? कम हो जाएगा ना. या इसको W डैश लिख दीजिए. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि W डैश इज लेस देन W विच इज इक्वल टू mg, मतलब वेट कम हो जाएगा. तो इसीलिए जब भी जानते हैं लिफ्ट में आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है. कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए मैं फिगर भी बना के दिखाता हूं. अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, वेट आपका नीचे की तरफ होगा mg.
जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेंशन ऊपर लग रहा है। तो टेंशन और इसका वेट का जो डिफरेंस होगा वही ma होगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू जी प्लस ए, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो, अपवर्ड जब आप जा रहे हो। लेकिन अगर जब आप डाउन की तरफ आ रहे हो तब क्या होगा, डाउन में देखो, वेट इज हियर mg, यू नो, टेंशन इज हियर अपवर्ड T, but acceleration is down, so weight is also down, mass into acceleration is also down, so you can say that mg minus T is equal to ma. सॉरी, mg नीचे की ओर आ रहा है तो mg माइनस T इज इक्वल टू ma, या तो यू नो T इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, ये डाउनवर्ड में है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, मैंने पूर्वा वाली स्टोरी तुम लोगों को सुनाया भी था, तो जब भी मैं नीचे की तरफ उसको ला रहा था तो उसका वेट क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, अगर वो जिद पे आ जाती कि नहीं सर आपके साथ लिफ्ट में बैठ के मैं ऊपर जाऊंगी, तब तो मैं मतलब क्या कहते हैं, पकड़ में आ जाती मुझे। तो इसीलिए इस बात को जान लीजिए कि जब भी आप लिफ्ट में डाउन की तरफ आते हैं विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन योर वेट इज लेस। Yes. Now, a simple pendulum is set up in a trolley which is moving with an acceleration a on a horizontal plane. इसका मतलब एक ट्रॉली है जो मूव कर रही है, उसमें एक सिंपल पेंडुलम है वो भी मूव कर रहा है। Then the thread of the pendulum in the mean position makes an angle with the vertical. Yes. जो पेंडुलम का जो थ्रेड है, कहते हैं वो मीन पोजीशन के साथ एंगल बना रहा है जी। हमने लेट कर लिया कि थीटा बना रहा है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा, क्वेश्चन इज हियर। पूरी सीन को फिर से समझाता हूं मैं। सपोज कीजिए गौरव जो है अभी मेरे से मिलने आना चाहता है। ठीक है, तो अभी जब गौरव आएगा तो क्या कर रहा है, ये बस से मान लो आना चाह रहा है। बस में ये एक पेंडुलम लेके आ रहा था, पेंडुलम को उसने क्या किया, ऊपर का जो रॉड है नहीं बस में, उसमें टंग दिया इसने। अब बस ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है तो पेंडुलम पीछे की तरफ आएगी, फिर पेंडुलम आगे की तरफ ऐसे ऐसे डोलेगी पेंडुलम, यस और नो? यस। तो इसके बाजू वाला एक पैसेंजर था, उसका नाम था आतिया, वो भी मिलने आ रहा था मेरे से। आतिया ने बोला बताइए गौरव वहां पे कितना एंगल बना रहा है ये जो पेंडुलम मूव कर रही है। जितना नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उतना ज्यादा एंगल बनाएगा वो पेंडुलम, यस और नो? जितना एक्सीलरेशन होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें तो एंगल बनेगा ही नहीं। यस सर, क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं, वो यूनिफॉर्म है। तो लॉजिक देखा, जरा देखना, लॉजिक देखना बेटा। ठीक है, सो यू नो हियर इट इज द बॉब, वेट इज डाउनवर्ड mg, yes, here force is the ma, here tension is T, angle is here theta, so this become also theta, so you can say that T cos theta and perpendicular component is T sin theta, yes or no? Yes sir. no, yes. अब कोई बच्चा पूछता है सर ma पीछे कैसे, तो मैं बोलूंगा बैकवर्ड फोर्स इक्वल टू ma एक्ट्स ऑन द बॉब। तो यू नो इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैं एक वर्ड जरूर लिखता हूँ, बहुत बच्चे ना इसको लिखते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जरूर लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब ये सब सारी बातें होगी। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन यू नो T sin theta is equal to ma and T cos theta is equal to mg. After the dividing, T cut sin upon cos become tan theta is equal to ma upon mg, cut a upon g. So you know theta is equal to tan inverse a upon g. Yes. Yes or no? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, tan inverse a upon g in the backward direction. tan inverse a upon, हाँ। क्लियर है? Yes sir.
So you know, a person use force F, ठीक है, shown in the figure, to move a load with constant velocity on a surface. एक पर्सन जो F फोर्स लगा रहा है और एक लोड को वो मूव कर रहा है with constant velocity on a surface. अब बच्चे बहुत सारे क्या सोचते हैं पता है कि सर क्या ये लोड है, क्या ये वाला क्या लोड है? मेरा आंसर है नो, ये लोड नहीं है। ये लोड जो लगाया है आपने, फोर्स जो अप्लाई किया है और उसका वेलोसिटी जो है, लेंथ जो ट्रेवल किया है, उसके बीच का ग्राफ है। मैं फिर से बोलूं, yes, अगर मैंने सपोज करो यहाँ फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हुई, तो जितना फोर्स लगाऊंगा उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा बताओ, ये लाइन क्या शो करता है? ये तो ग्राफ शो करता है, रिलेशन शो करता है कि जितना जितना फोर्स लगाएंगे उतना उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। यस और नो? यस। समझे मेरी बात? ऐसा थोड़ी है कि हाँ। कोई बच्चा बोलेगा ये मैं ऐसे बना दूं, बोला सर यही वाला लोड है क्या? ऐसा थोड़ी है, ये तो ग्राफ है। ये ग्राफ है। yes. उस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने फोर्स, मैक्सिमम फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाते गए यहां तक इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन डाउन हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज होती गई, नेगेटिव हो गया और बाद में जाके रुक गया। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन applied force F and load with constant velocity on a surface. Yeah. Question is here, identify the correct surface profile. बताइए Yes. इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो मैं देखो इस ग्राफ को देखकर मैं क्या समझ रहा हूं, जरा देखिए। इनिशियल फोर्स F अप्लाई है, यहां पे देखो इनिशियल फोर्स हमने F अप्लाई किया है। जब आप अप्लाई करते हैं फोर्स को तो धीरे धीरे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम पहुंच जाता है और धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको ओवरकम कर देते हैं। यस और नो? यस। फिर एक सिचुएशन के बाद क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस और हाँ। अब बाद में क्या होता है, एफ इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, या इनिशियल फोर्स इज ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन and you know applied force is greater than the limiting friction. Yes or no? Yes, sir. Yes. Then you can say that F is greater than mu SR. Body has constant acceleration and velocity increases. Yes or no? Yes. Yes. Body के पास क्या हो सकता है, has constant एक्सीलरेशन, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है प्रोपोर्शनलिटीली, ठीक है, विद टाइम। तो इससे कौन सा ग्राफ पता चल रहा है, जरा गौर करके देखो तो। मुझे लग रहा है थर्ड नंबर। जैसे जैसे आपने पहले फोर्स अप्लाई किया, धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया, मैक्सिमम पहुंच गया। फिर ये बॉडी मोशन में होते चली गई, कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखो ये ऑब्टेंड हो गया। अब ए नंबर नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है मैक्सिमम, वो फिर देखो डाउन हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन थोड़ी पता चल रहा है फर्स्ट वाले से। बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, देन योर आंसर शुड बी सी नंबर। गौरव क्वेश्चन पूछिए, क्या कहना है? नहीं, ठीक है, समझ गया। क्लियर है? यस सर। आप क्या पूछे? ना समझा। नेक्स्ट, two masses m1 equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg are connected at the ends of an inextensible string. मैं फिर से बताता हूं, ये स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है।
स्ट्रिंग को खींचा नहीं जा सकता है ऐसा हम लोग मान लेते हैं। Yes, sir. Yes. स्प्रिंग को खींचा जा सकता है ऐसा होता ही है। तुम कहोगे क्यों सर, कोई भी रॉड को क्या खींचा नहीं जा सकता है क्या? खींचा जा सकता है, लेकिन हम लोग जो कंडीशन ले रहे हैं उसमें नहीं खींचा जाने वाले रॉड की बात कर रहे हैं। उसमें अगर अच्छा। एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। हाँ। तो you know two masses m1 equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg are connected at the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley as shown. When the masses are released, then the acceleration of the mass will be what? कहते हैं बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। बहुत इजी है। एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो कनेक्टेड मोशन का एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला होता है? A is equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g. Yes or no? Yes. आप पूछ सकते हैं कि m2 minus m1 क्यों किया, m1 minus m2 क्यों नहीं किया? क्योंकि m2 बड़ा है, 10 kg का है, तो उसी की तरफ एक्सीलरेशन होगा। जिस बच्चे को ये नहीं निकालना आता है उसके लिए मैं कर देता हूं। देखिए नीचे m2g वेट काम करेगा, ऊपर टेंशन टी काम करेगी। m2 जो है ज्यादा मास का है इसीलिए इसका एक्सीलरेशन डाउन होगा। हियर टेंशन इज टी एंड यू नो हियर वेट इज द m1g एंड एक्सीलरेशन इज अपवर्ड। तो हम लोग सेकेंड वाले के लिए क्या लिख सकते हैं? m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड हियर इट इज द t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, प्लस टी माइनस टी कट हो गया। m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2। सो यू कैन से a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कनेक्टेड मोशन क्या होगा? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 होल इंटू g। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 10 माइनस 5, ये सब तो याद होना चाहिए, वहां जानते करने की भी जरूरत नहीं है, लर्न रखिए अपनी। 10 माइनस 5 बिकम 5 अपॉन 15 इंटू जी, यू नो 5 and 15 cut become g upon 3. Your answer should be C number. Yes or no? Yes. Yes, Next question. A block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. You know here it is the applying force is F, angle is theta. If the block travels with a uniform velocity and has a displacement d and the coefficient of friction is mu, then the work done by the applied force is what? ऐसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है लेकिन मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। F के दो पार्ट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट वन इज द F cos थीटा एंड सेकंड वन इज द F sin थीटा। यहाँ पे वेट नीचे mg काम कर रहा है तो और मोशन अगर इधर है तो फ्रिक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वेट नीचे काम कर रहा है तो रिएक्शन ऊपर होगा, R इज अपवर्ड। यस और नो? तो यू नो here you can say that R plus F sin theta is equal to mg. Yes or no? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो so you can say that R equal to mg minus F sin theta. आप जानते हैं F is equal to mu into R, so you can say that mu into mg minus F sin theta. Yes or no? I can say that this is the equation number first, and frictional force F is equal to कैपिटल F cos थीटा। देखो बैलेंस कर रहा हूं मैं, देख लीजिए ये F इज इक्वल टू क्या हो गया F cos थीटा, R प्लस F sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया mg, वही मैंने लिखा है। और F इक्वल टू म्यू R, ये फॉर्मूला पता ही है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। Yes. Small f is equal to you know F cos थीटा। So from equation first and second दोनों को इक्वेट कर दीजिए, then you know I can write from equation फर्स्ट, इक्वेशंस लिख दिया मैंने क्योंकि दो इक्वेशन है इसलिए,
first and second, you know, f cos theta is equal to mu into f cos theta is equal to mu into mg minus f sin theta. क्लियर है? Yes, sir. अब f को कॉमन ले लीजिए एक साइड लाके, तो क्या बचेगा? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा is equal to here mu m into g. So f is equal to, you know, mu mg upon cos theta plus mu sin theta. Yes. Question is here, what is the work done? So you can say that it is the fd cos theta. So f is here mu mg upon cos theta plus mu sin theta, और d cos theta सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो mu mg d cos theta upon cos theta plus mu sin theta. This is your final answer. So mu mg d cos theta upon cos theta plus mu sin theta. Your answer should be B number. Yes or no? Yes. Next. A hemispherical bowl of radius r is set rotating about its axis of symmetry in vertical. ये बाउल है, घर में आप लोग कटोरी में पानी पीते होंगे या कटोरी में कुछ पीते होंगे, दाल उल लेते होंगे, तो वही हेमिस्फेरिकल बाउल वही होता है। उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस इज यू नो आर, ठीक है। A small block kept in the bowl rotates with the ball without slipping on its surface. ये हम लोग करते भी थे कटोरी में, जानते हो क्या करते थे? वो नहीं होता है कंचक, कंचक जिसको कहते हो, कंचके डाल के हम लोग ऐसे ऐसे करते थे बचपन में, तो वही वाला स्टोरी समझ लो कि आपके पास बाउल है, उसमें कंचक डाल के आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो यहाँ वो कंचके जो गोल होता है, ये कंचक जो है यहाँ पे बॉल वाला कंचक नहीं, स्फेयर वाला कंचक है। मैंने कहने का मतलब है ब्लॉक तरह का है, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक केप्ट इन द बाउल रोटेट्स विद द बाउल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस। स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है पर स्लिप नहीं कर रहा है। Yes. If the surface of the bowl is smooth, smooth का मतलब हो गया no friction, and the angle made by the radius through the block with the vertical is theta, then find the angular speed at which the ball is rotating. ओमेगा हमें निकालना है, यही क्वेश्चन है। देखो बेटा, mg नीचे काम करेगा वेट, यहाँ पे नॉर्मल काम करेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर नॉर्मल ऐसा क्यों नहीं आपने बनाया, इस तरह से क्यों नहीं बनाया। मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि हमेशा नॉर्मल सरफेस देता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हियर वेट इज mg एंड हियर नॉर्मल इज लाइक दिस। यस और नो? अब अगर ये नॉर्मल है, ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? n cos थीटा, एंड हियर इट इज द n sin थीटा। यस और नो? तो n sin थीटा इज इक्वल टू, यू कैन से दैट mvr, ठीक है, तो mv हो गया r ओमेगा, तो m ओमेगा r sin थीटा। ये चीज नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखो, अगर ये mv यहाँ पे जो रोटेशन होगा ये क्या होगा? उसका मोमेंटम क्या होगा? mv होगा, और ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? mv cos थीटा। इधर वाला पार्ट क्या हो गया? mv sin थीटा, ठीक है। और v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, तो वही सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो m r ओमेगा sin थीटा। यस और नो? Yes. अब सिमिलरली n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। मैं लिख देता हूं यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r, और v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r और स्क्वायर को कट कर दीजिए, तो m r ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. अब इसको उसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, या थोड़ा और देख लेते हैं। अब ये n cos थीटा इधर है, डाउन की तरफ है, और वेट नीचे mg है, तो हम लोग क्या, ये अपवर्ड है n cos थीटा और mg, तो बैलेंस हो जाएगा। तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हियर इट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, हियर इट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इसको डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय थर्ड,
तो क्या होगा, n कट, so you can say that 1 upon cos theta is equal to, ठीक है, mm cut omega square r upon g. So what is the omega here? ओमेगा इक्वल टू जी को अगली साइड ले जाइए, आर को इधर ले जाइए, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो ऑप्शन शुड बी बी नंबर, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा. क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. पूरी आती है तो बताइए मुझे. नहीं सर, समझ रहा है. तो ना लिख के एक बार कर लो, तब आगे बढ़ते. नाउ एसर्शन एंड रीजन. देखो यहां तो मैं एसर्शन रीजन हर बार हर पेज में लिख देता हूं जब जब करते हैं सॉल्व. और ये सब ना बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, और एक बार जरा नजर मार लेना जब पेपर में आएगा तो. ठीक है. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice. If both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, then your answer should be A number. If both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion, then your answer should be B number. If assertion is true, but reason is false, then your answer should be C number. And if assertion is both assertion and reason both are false, then your answer should be D number. Yes. You know, 33rd number, assertion is here, a rocket moves forward by pushing the surrounding air backwards. ठीक है. कह रहा है कि रॉकेट ऊपर तब जाता है जब वो एयर को पुश करता है डाउन की तरफ. रीजन कह रहा है इट derives the necessary thrust to move forward according to Newton's third law of motion. हाँ भाई, फर्स्ट वाला तो सही ही है कि फ्यूल जब जलता है तो गैस बनता है, वो सराउंडिंग को नीचे डाउन की तरफ छोड़ता है, ऊपर जाता है, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है. रीजन यही कह रहा है ना कि जब वो ऊपर की तरफ मतलब नेसेसरी थ्रस्ट जो है वो अप्लाई करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ से, वो नीचे फोर्स लगाता है तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है. तो रीजन इज आल्सो करेक्ट, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है. देन योर आंसर शुड बी ए नंबर. Both assertion and reason both are correct as well as the explanation. Yes, sir. Now, frictional force are conservative forces. ठीक है, ऐसा थोड़ी है. फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव थोड़ी होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है. लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शनल तो डिपेंड करता है, जितना फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू डिफर करेगी. तो असर्शन ही हमको गलत लग रहा है. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्सेस ना, ऐसा भी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, उसमें तो g पे मतलब h पे डिपेंड करता है. तो ये भी गलत है. देन योर आंसर शुड बी डी नंबर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. यस sir. नेक्स्ट पढ़ के सुनाइए गौरव. The driver in a vehicle moving with a constant speed on a straight road in a non-inertial frame of reference. Reason a reference frame in which Newton's laws of motion are applicable is non-inertial. देखो, the driver in a vehicle moving with a constant speed on a straight road is a non-inertial frame of reference. हाँ भाई, क्योंकि इनर्शिया तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट मूव कर रहा है वो. तो इसमें क्या हो गया, एसर्शन हमारा ट्रू है. ठीक है. अब अ रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इज नॉन इनर्शियल. नॉन एप्लीकेबल होना चाहिए, ये फॉल्स है. तो एसर्शन इज हियर ट्रू, एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. देन इसका आंसर कौन सा, सॉरी फ्लॉस लिख रहा हूं मैं, फॉल्स. देन योर आंसर शुड बी सी नंबर. यस और नो? यस सर. नेक्स्ट आतिया पढ़ के सुनाइए. It is difficult to move a cycle along the road with its brake on. Obviously, जब इस साइकिल तुम चलाओगे और ब्रेक मार के रखोगे तो भाई तुम्हें तो ज्यादा डिफिकल्टी आएगी ही आएगी. Yes sir. नेक्स्ट नंबर. Sliding friction is greater than rolling friction. हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. म्यू स्लाइड इज ग्रेटर देन द म्यू रोल. Yes sir.
इसका मतलब दोनों करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, देन योर आंसर शुड बी ए नंबर। Yes, sir. नेक्स्ट नंबर, ऑन अ रेनी डे इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार और बस एट हाई स्पीड। ठीक है, सही भाई, क्योंकि रेनी डे में क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाती है। एंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लोअर्ड ड्यू टू वेटिंग ऑफ द सरफेस। ये भी सही है, ठीक है, इसलिए स्किड होने का डर रहता है। सो आंसर इज द ए नंबर। assertion and reason both are true. Yeah. नेक्स्ट नंबर, आतिया पढ़ के सुनाइए। During turning, a cyclist leans towards the center of the curve, while a man sitting in a car leans outwards of the curve. ठीक है, और assertion क्या है, ट्रू है। Assertion, जब साइक्लिस्ट चलता है तो वो क्या करता है, बॉडी को ऐसे कर लेता है, कर्व की तरफ कर लेता है, कर्व की तरफ कर लेता है। लेकिन जो कार में बैठा होता है वो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए इधर कर लेता है, आउटवर्ड कर लेता है। Yes, sir. Reason, an acceleration is acting towards the center of the curve. गलत, आउटवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व होना चाहिए। यस और नो? मतलब कि रीजन सही है, assertion सही है, रीजन फॉल्स है, देन योर आंसर इज सी नंबर। नाउ the apparent weight of a body in an elevator moving with some downward acceleration is less than the actual weight of a body. ठीक है, फिर रीजन कह रहा है, the part of the weight is spent in producing onward acceleration when body is in elevator. ठीक है, पहली बात तो assertion हमको सही लग रहा है, पूछो क्यों। apparent weight is equal to क्या फॉर्मूला होता है, apparent weight is equal to m into g minus a. Yes or no? Yes, sir. Or the part of the weight is spent in producing outward acceleration when body is in elevator. ठीक है, तो रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, तो आंसर इज बी नंबर। वही होता था ना कि assertion में, ठीक है, assertion में ये होता था, बी में होता था assertion सही है और रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हाँ, रीजन भी बिल्कुल सही है कि पार्ट ऑफ द वेट इज स्पेंड इन प्रोड्यूसिंग ऑनवर्ड एक्सेलरेशन, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है वो। सो आंसर शुड बी बी नंबर। नेक्स्ट नंबर, अ टेबल क्लॉथ कैन बी पुल्ड फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिसलोडिंग द डिशेस। ठीक है, Yes. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहली बात तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों ने किया भी होगा, या घर में भी आज कर सकते हो। घर में क्या करते, कांच के ग्लास रख लेना, उसके ऊपर छोटा सा पतला सा कार्डबोर्ड रख लीजिएगा या गत्ता रख लेना, उसके ऊपर एक कॉइन रख देना और गत्ते को टक से एकदम मारना स्ट्रेट में, देखना वो कॉइन क्या होगा, डायरेक्ट ग्लास में गिरेगा, गत्ता आगे की ओर बढ़ जाएगी। तुमने क्या किया, डिशेस को विदाउट लोडिंग जो है, विदाउट डिसलोडिंग तुमने टेबल क्लॉथ को आराम से हटा लिया। ये तो हो सकता है, सही है भाई, लेकिन इसमें एक्शन रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, इसमें तो इनर्शिया का प्रोसेस लगा ना, कि आपने फोर्स ऐसे लगाया तो वो बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसके कारण कि वो नीचे डाउन की तरफ गिर गया। इसका मतलब क्या होगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना। assertion रीजन दोनों सही है, ये भी एक्शन और देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये भी सही होता है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी नंबर। अगर पूछेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, मैं लिख देता हूं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर ये बोला जाता कि इनर्शिया की वजह से वो जो है डिसलोड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो हम कहते कि हाँ सही है भाई। समझ रहे मेरी बात है? Yes. हाँ, अगर ये रहता कि here there is a inertia due to which the disloading is not essential, तो हम कहते कि हाँ सही है, ये रीजन भी है और उसको क्या कहते हैं, बूस्टअप भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट नंबर पढ़ के सुनाइए गौरव जी। A body can be at rest even when it is under the action of any number of external forces. हाँ, रुक समझ लो पहले कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है,
तो या तो फोर्स उस पर नहीं लग सकता है, या बहुत फोर्स का बैलेंस 0 हो सकता है। हो सकता है भाई। हाँ, रीजन वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस होता ही है। तो ए नंबर, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसी असर्शन का वो रिप्लाई भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। yes. The centrifugal force and centrifugal forces never cancel out। ठीक है, तो assertion ट्रू है, क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर विच इज द टेंजेंशियल। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कैंसल कब करता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में होता, लेकिन यहां तो दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, तो कैंसल तो कभी करता ही नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन ट्रू है। और दे डू नॉट एक्ट एट द सेम लाइन, सेम टाइम, सॉरी लाइन बोलता तो सही हो जाता, सेम टाइम। ऐसा थोड़ी, दोनों तो एक ही टाइम पे लगता है भाई। तो रीजन गलत, लेकिन रीजन गलत है। रीजन गलत, रीजन अगर टाइम की जगह लाइन रहता ना तो सही हो जाता। मैं फिर से बता रहा हूँ, यही वर्ड ने खेल कर दिया है। देन योर आंसर नंबर क्लियर है? यस। नेक्स्ट नंबर पढ़ के सुनाई आती है। Thrust on a rocket depends not only on the rate of decrease of mass. Reason it also depends upon exhaust speed of the gases. Thrust on a rocket depends not only the rate of decrease of mass। सही बात है भाई। ठीक है, थ्रस्ट जो है सिर्फ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास पे थोड़ी डिपेंड करता है। ठीक है, yes. तो ये डिपेंड करता है किस मटेरियल से बना हुआ है, वहां पे एयर प्रेशर कितना है, वो सब बहुत चीजों पे डिपेंड करता है थ्रस्ट। और F इज इक्वल टू, इस पे देखो फॉर्मूले में क्या था, F इक्वल टू माइनस यू dm/dt। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सिर्फ इस पे थोड़ी डिपेंड करता है, यू पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो असर्शन तो सही है। ठीक है, असर्शन सही है कि थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास। सही बात है, यू पे भी डिपेंड करता है, तो करेक्ट है असर्शन। और थ्रस्ट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस। हाँ, यू पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो गया? ए नंबर। और जानते हो इसमें बहुत बार गलतियां मैंने बच्चों को करते देखा है, मैंने भी कभी कभी किया है कि बी बोल देता था भाई, हाँ ए नंबर सही है, मैंने ए नंबर गलत है, मैंने सी कर देता था कभी कि ए नंबर तो गलत लग रहा है, लेकिन नॉट वर्ड को भूल जाता था। डिपेंड्स नॉट ओनली जो बोला है ना, डिपेंड ओनली ऑन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास, ऐसा सोच लेते थे। इसलिए इस वर्ड पे जरा गौर कीजिएगा, नॉट वर्ड पे ध्यान देना। यस, क्योंकि ये नो और यस जो है ना बड़ा काम का चीज है। हाँ। अब इसके लिए मैं छोटा सा पीजे सुना देता हूँ, जोक सुना देता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, अब कह भी रहा था, ठीक है ये सच्ची वाली भी स्टोरी, कि बोला भाई सर ऐसा है, मैं ना बहुत मोटा होता जा रहा हूँ, क्या करें जिससे हम दुबला होने लगे। मैंने कहा भाई एकदम छोटा सा एक्सरसाइज है, मैं बता दूंगा तुम दुबले हो जाओगे। मैं भी जब झारखंड आता हूँ ना, यहाँ मैं लेबर की तरह काम करता हूँ, जानते हो, तो मेरा बॉडी भी सही हो जाता है। कोई सर्वेंट नहीं, किसी की जरूरत नहीं, खुद ही सर्वेंट है यहाँ। अपने देख तो मोटापा कम हो जाता है, सब पैंट वगैरह सब छोटे होने लगते हैं, पतले दुबले होने लगते हैं मेरे। जो दिल्ली में आ नहीं रहे होते थे ना, वो सब शर्ट को मैं हर बार लेके आता हूँ। ठीक है, इधर भाई पूछी भी कि ये सब शर्ट का करेंगे क्या, मैंने कहा सब पहनेंगे। बोला पागल मत बनिए, ये तो पुराना हो गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको नया बना के पहनेंगे। या 15-10 या 12 दिन तक भाग दौड़ खूब किया, यहाँ से तो एक बार 7 किलोमीटर यहाँ घूमने चला गया एक फ्रेंड के पास मिलने के लिए। एक स्टूडेंट यहाँ पे 6 किलोमीटर पे रहता था, उसके यहाँ पैदल ही चल दिया एक दिन शाम में। ठीक है, और खाना लिमिटेड एकदम रखा है। तो अब वो एक लड़के ने आया, तो उसने कहा कि सर ये बताइए कि दुबला कैसे होगा। मैंने बहुत अच्छा है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज बोला है। बोला कैसे करना है? मैंने कहा एक बार ऐसे ऐसे करना है, तुम लोग भी ऐसे ऐसे करो तो एक्सरसाइज ऐसे ऐसे। एक एक्सरसाइज ये करना है और दूसरा एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करना है, बस। ठीक है, पूछो कैसे? मम्मी पूछेगी कि खाना खाओगे तो ये वाला एक्सरसाइज करना है, जब जब खाना बोला जाएगा तब तब करना है नो। ठीक है, और कोई फ्रेंड आके बोलेगा दौड़ने चलना है, तुरंत ऐसे ऐसे कर देना है, एकदम आराम से दुबले हो जाओगे भाई। दुनिया का और कुछ भी नहीं चाहिए, ना जिम जाना ना कहीं जाना है। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा गलतियां बच्चे यही कर देते हैं, वो सी नंबर नॉट वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कहा नॉट वर्ड बड़ा काम का चीज है। Yes, sir. मैं बाबूजी से जब मिलने आया था ना, तो एक बार बाबूजी क्या बोले थे पता है, सक्सेस तभी होगा नो को ना नो कहो, यस को यस कहो। उन्होंने इस लैंग्वेज में नहीं बोला, अपने घर की लैंग्वेज में मुझे बताया था उन्होंने। ठीक है, चलिए। Yes. तो कहने का मतलब यहाँ नॉट वर्ड पे ध्यान देना है। 3 forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the Yes. magnitude of the minimum additional force needed along OX is what? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 3 फोर्स है यहाँ पे लग रहा है, एक 1 न्यूटन का, एक 2 न्यूटन का और 4 न्यूटन का। शुद्ध हिंदी, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमें वाई डायरेक्शन में कह रहा है कि रिजल्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड अलोंग OX इज व्हाट? तो OX में क्या हम लोग ऐड कर दें जिससे कि रिजल्टेंट हमारा उधर हो जाए। तो पहली बात देखो, अगर मैं ऊपर की बात करता हूं, तो अगर हमने फोर्स F ऐड कर दिया, तो F प्लस 1 cos 60 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos 60 डिग्री। यस और नो? इस लाइन को समझा या नहीं समझा? The resultant force will be along y direction if the resultant of the component along x axis is 0. Yes. Yes, sir. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F प्लस 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 माइनस 4 cos 60 इज इक्वल टू 0। यही मैंने किया। तो कहने का मतलब माइनस 4 cos 60 को इधर शिफ्ट कर दिया, then become 4 cos 60. So what is the force here? You know, F is equal to 4 cos 60 minus 1 cos 60 minus 2 cos 60. Cos 60 is common, so 4 minus 1 minus 2 into cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. तो 4 minus 1 become 3, 3 minus 2 become 1, and 1 upon 2 become half Newton. That is the 0.5 Newton. Your answer should be A number. Yes or no? Yes, sir. Next question. The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph. ये force time graph है, FT graph है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये F है, ये T है, FT graph है। The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second is equal to what? 0 से 8 सेकेंड तक हमें क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एफटी ग्राफ क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफटी ग्राफ। यस और नो? Yes. एरिया अंडर द एफटी ग्राफ। अब एरिया निकाल लीजिए इसका। तो पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ये वाला निकालिए। ठीक है, नीचे वाले का, तो नीचे वाला तो यहाँ माइनस में है, डाउन में है ना, तो माइनस, तो -4 - 2 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर ये वाला का निकालिए, +8 - 4 इंटू 3, 2 2 कट बिकम 6, 4 - 2 2, 3 जा 6, +8 - 4 become 4, 3 जा 12, +6 - 6 cut become 12 Newton second. Your answer should be C number. Yes or no? Yes. Yes, sir. Next question. A heavy uniform chain. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। A heavy uniform chain lies on horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the one edge of the table is what? ठीक है, कहता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ क्या होगा जिसके कारण कि वो टंगा रहे। अगर मान लो ज्यादा नीचे आ गया तो नीचे गिर जाएगा। तो कह रहा है कि कितना मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन होना चाहिए लटका हुआ जिसके कारण कि वो गिरे ना, स्लिप ना करे।
लेट कर लिया कि एक्स लेंथ जो है वो डाउन में है, हैंग कर रहा है ओवर द एज ऑफ द टेबल। हाँ, you know, mass per unit length of the chain is equal chain mass per unit length of the chain is equal to capital M upon L. Yes or no? हाँ, Yes, sir. So weight yes, of the hanging part W is equal to, you can say, M upon L into G, क्योंकि मास है उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। yes, Weight of the hanging part applied force on the remaining stationary part of the chain. So chain will not slide further if the limiting friction balances the weight. So you can say that maximum frictional force is equal to W here, which is equal to M upon L into G. Here normal reaction is equal to weight of the length of L minus X of the chain. ठीक है, क्योंकि यहां देखो X लेंथ इधर है तो यहां क्या बचा, L minus X. तो you can say that reaction R is equal to W dash, which is equal to M upon L into L minus X into G. But I know frictional force F is equal to mu into R. yes, अब इसको इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, F का वैल्यू क्या है, M upon L into G. So I will write here M upon L into G is equal to mu into M upon L into L minus X into G. G cancel, M cancel. ठीक है, तो X को कैलकुलेट करना है, L भी कैलकुलेट कैंसिल कर दीजिए। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, X इज इक्वल टू म्यू इंटू L माइनस X। X को इधर लेते आइए, X इज कॉमन, सो बिकम म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू। क्वेश्चन में क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है 0.25। सो यू नो सिंस म्यू इज इक्वल टू 0.25 हियर, then X is equal to, you know, X is equal to 0.25 into L is equal to here, L कितना है, यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन द टेबल। ठीक है, तो यू नो म्यू इज इक्वल टू 0.25 इंटू L, लेंथ हमारे पास है। ठीक है, तो म्यू L हो गया ना, तो X अपॉन L निकाल लेते हैं, रुक जाइए। तो X अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 अपॉन 1 प्लस 0.25। तो यू नो 0.25 अपॉन 1.25 इंटू 100, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने बोला था ना। 25 5 जा 100 अपॉन 5 बिकम 20%। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, रुक जाइए, यहाँ पे गड़बड़ हो रही होगी आप लोगों को, ये मैंने क्या किया यहाँ पे। देखिए X अपॉन L निकाल लिया, क्या हो गया यहाँ से, X अपॉन L इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। अब X अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो X अपॉन L इंटू 100 इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू 100। तो म्यू का वैल्यू क्या है 0.25 इंटू 100 अपॉन 1 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 20%। सो योर आंसर शुड बी ए नंबर। क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. Next. A system consists of 3 masses M1, M2 and M3 connected by a string passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely and M2 and M3 are on the rough horizontal table. The coefficient of friction equal to mu. स्मूथ वर्ड रहेगा तो समझ जाओ कि म्यू 0 है, रफ है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of the mass M1 is equal to what? तो नीचे हमने M1G वेट ले लिया, एक्सीलरेशन डाउन में है, म्यू M2G इधर काम करेगा, म्यू M3G इधर काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? तो यू नो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू नेट
force upon total mass is equal to acceleration. Yeah. So what is the net force here? You know m1 minus mu को कॉमन ले लीजिए, m2 plus m3 into g upon total mass here m1 plus m2 plus m3. यहां तक समझ आया या नहीं आया? तो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो उसको क्या किया, m1 मास ले लिया और उसमें से माइनस कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रहा है, ठीक है। तो m1 माइनस म्यू इंटू m2 प्लस m3 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए m1 m2 m3 सब इक्वल है m के, तो m माइनस म्यू इंटू 2m इंटू जी अपॉन 3m, m को कॉमन लेके भगा दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस म्यू जी अपॉन 3, ठीक है। तो 1 माइनस म्यू जी अपॉन 3। हाँ यहाँ हमने गड़बड़ किया है, हाँ ये हो गया। तो m इंटू जी, यस m इज कॉमन, 1 माइनस 2 म्यू जी, ये है ना 1 माइनस 2 इंटू म्यू जी अपॉन 3, 1 माइनस 2 म्यू जी अपॉन 3। आंसर शुड बी सी नंबर। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट, a block of mass m is in contact with the cart C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies is what? ठीक है। पहली बात देखो, कार्ट उधर जा रहा है, ठीक है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा F इक्वल टू m अल्फा, बिकॉज अल्फा इज एक्सीलरेशन, वेट इज mg, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू यू नो म्यू आर या म्यू नॉर्मल n लिख सकते हैं आप, तो दैट इज द म्यू इनटू m अल्फा। तो यू कैन से दैट टू प्रिवेंट, ठीक है, द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, माने गिरने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू m अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, वेट से ज्यादा होना चाहिए, mm कट अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू, देन योर आंसर शुड बी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circle, माने ऐसे ऐसे घूम रहा है। The heavier one in a radius of r by 2, इसका रेडियस क्या है, r by 2 है, and the lighter one in radius r, इसका रेडियस r है। The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal forces. Then what is the value of n here? You know centripetal forces of heavier should be equal to the centripetal force of the lighter. So 2m into v square upon r by 2 is equal to m into nv whole square upon r, ठीक है। तो m कट कर दीजिए, 2 2 जब 4, v स्क्वायर कट हो गया, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जब 4, so n equal to under root 4 become 2, then your answer should be B number। क्लियर है? ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। A gramophone record is revolving around an angular velocity omega. ग्रामोफोन तुमने देखा होगा, ऐसे रिकॉर्ड करता है घूम घूम के, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। A coin is placed at a distance r from the center of the record, यहां से एक कॉइन रख दिया गया है। The static coefficient of the friction is mu. The coin will revolve with the record if, ठीक है। तो अगर देखो वो कॉइन जो है रिवॉल्व करेगा रिकॉर्ड पे, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है इसलिए वो क्या होगा, साथ साथ घूमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, या दूसरा होता है mr ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, mm कट। तो r पूछा है ना, कॉइन विल रिवॉल्व r, हाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, देन योर आंसर शुड बी सी नंबर।
क्लियर है? Yes. तो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश. कमिंग क्लास में हम लोग कोई न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक.